आपके और लोग नहीं आ रहे हैं साथ ही आज? आपका जो ग्रुप है उसमें एक बार मैसेज डाल दीजिए। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे तारकुंडे समिति और आगे की एक दो समितियां और पढ़ेंगे। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज हम देखेंगे, जो अब तक 3 बन चुकी हैं, उन तीनों के बारे में। तारकुंडे समिति क्या है? तारकुंडे समिति बेसिकली बनी थी चुनाव सुधार के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसने कुछ रिकमेंडेशंस एजुकेशन से रिलेटेड भी दी, इसलिए इसको यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। इस समिति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर बिल्डअप और डेवलपमेंट करने वाला भी होना चाहिए। बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब साइंटिफिक अप्रोच का वो डेवलपमेंट करे, साथ में कुछ कल्चरल वैल्यूज को भी डेवलप करने वाला हो, जो एक सिलेबस हो, है ना, बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है या एजुकेशन का जो पैटर्न हो उसमें ये इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद आती है नेक्स्ट, आचार्य राम मूर्ति कमेटी। इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट्स? एक तो इसका गठन कब हुआ? 7 मार्च 1990 को हुआ, 1990 में। इसमें मेंबर्स कितने थे? 17 थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आचार्य राम मूर्ति फर्स्ट अध्यक्ष। या समिति तो एक ही बार बनती है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य राम मूर्ति। रिपोर्ट इसने अपनी कब सबमिट करी? 26 दिसंबर, कल ही निकला है इसका 26 दिसंबर 1990 को। कितने साल हो गए? और इसका जो नाम था वो क्या था? टाइटल कह लीजिए, नाम कह लीजिए रिपोर्ट का, एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर शिक्षा पर एक परिप्रेक्ष्य पत्र, यानी कि टुवर्ड्स द एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की समीक्षा के लिए समिति एनपीई 1996 राममूर्ति समिति की ये रिपोर्ट है, इसका ये टाइटल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या करना? समीक्षा करना। समीक्षा बताया ही था कि क्या मतलब होता है, कि उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छी बातें हैं। दोनों ही चीजें समीक्षा में, दोनों चीजें आती हैं, अच्छी और बुरी बातें। मेन फोकस किस पे था इसका? इक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता, इस पे इसका मेन फोकस था। मुख्य सिफारिशें क्या थी इसकी? In pre-primary education, upgraded the role and importance of आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का जो रोल है, मैं देख रही थी कि हिंदी में भी वही चीज है कि अलग है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। आंगन इन प्री प्राइमरी एजुकेशन अपग्रेडेड द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के महत्व की बात की गई है यहाँ पे। बताया है कि उसके रोल को महत्व दिया जाए, आंगनबाड़ी के रोल को। शुड बी रिकमेंडेड should be nominated 100% स्टूडेंट एंड कंट्रोल द ड्रॉप आउट प्रॉब्लम, यानी कि एक तो 100% स्टूडेंट एनरोल्ड हो, नॉमिनेटेड हो, यानी कि स्कूल में दाखिला हो सभी का 100%, जितने बच्चे हैं। प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्राइमरी एजुकेशन में जितने भी हैं बच्चे, टोटल पॉपुलेशन जितनी है, वो सबके सब स्कूल में दाखिला हो, उनका नाम रजिस्टर्ड हो। और ड्रॉप आउट का सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल में एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद में उनका पूरी पढ़ाई भी वो करें, ड्रॉप आउट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ ना दें, इस वाली प्रॉब्लम पे भी कंट्रोल किया जाए। द नेचर ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल शुड बी
वैल्यू एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। शुड बी अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एक लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसको निश्चित तौर पर क्या किया जाए, मतलब उसकी सराहना की जाए, इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए उसको, यानी व्यवहारिक रूप से अपनाया जाए। इन secondary level, secondary education policy should be implemented honestly and properly. Value education should be given and the formula of 10 plus 2 plus 3 should be implemented. जो 10 plus 2 plus 3 का फॉर्मूला है वो अपनाया जाए। क्या है 10 plus 2 plus का फॉर्मूला? 10 कक्षाएं यहाँ पे तो पहली से ये लेके फिर 11 ग्रेजुएशन 12 और कॉलेज के 3 साल, यही है। जी मैम। 10 प्लस इसको लाया जाए, ये उन्होंने कहा। AICTE शुड बी मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। वही हमने कल भी पढ़ा था, इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाए। एंट्रेंस टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट द कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल पर प्रवेश परीक्षा होते भी थे। एंट्रेंस टेस्ट कई जगह पर आज भी होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आप क्लियर कर गए तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सम रूल्स ऑफ एडमिशन आर स्ट्रिक्ट, कुछ रूल्स कैसे बनाया जाए, कठिन बना जाए एडमिशन के लिए कॉलेज लेवल पे, नहीं तो हर कोई एडमिशन लेगा और क्या करेंगे, भविष्य खराब करेंगे आगे जाके दूसरे लोगों का, क्योंकि टीचर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले लिया। मेरे एक किस्सा मुझे याद आता है, जब मैं ट्रेन से अप डाउन करती थी अपने कॉलेज के लिए, 40-50 किलोमीटर में डेली जाया आया करती थी, तो ऐसे ट्रेन में एक लड़की मिली, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने MBBS के लिए एडमिशन लिया था महात्मा गांधी हमीदिया हॉस्पिटल जो है, महात्मा गांधी भी बोलते हैं उसको, वहां पे पढ़ाई भी चलती है और हॉस्पिटल भी है, वो वहां उसने लिया था। उसका पहली बार में 11th में थी तभी उसका PMT एग्जाम क्लियर हो गया था। पहले PMT होता था, आजकल नीट होने लगा है, तो उसका पहली 11th में ही हो गया था। तब उससे डोनेशन मांगा गया 5 लाख, तो उसने नहीं दिया। घर वालों ने भी बोला जब तुम्हारा अभी हो गया तो अगली बार और दे लेना, तुम्हारा हो जाएगा, और ऐसा उसका हो भी गया। लेकिन उसने जो किस्सा सुनाया, उसके साथ एक लड़की आई शेड्यूल्ड ट्राइब्स से, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली भी थी वो, उसे कुछ नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आती थी और हिंदी का भी नॉलेज उसका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि ये कोटा वाला सिस्टम चलता है, आगे बढ़ाना है करके, योग्यता नहीं थी उसमें, फिर भी उसका एडमिशन हो गया था। वो एग्जाम में क्या होता था कि पूछ पूछ के काम करती थी, उसको एग्जाम के पहले पूछती थी मैं कैसे करूं, तो बोले मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उस लड़की ने बताया। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा इंसान, ठीक है अभी वो आपसे पूछ के कर ले रहा है, उसको खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेडिकल की एजुकेशन अभी MP में हिंदी में भी कर दी है, लेकिन उसके पहले तो इंग्लिश में ही थी, और बाकी सब जगह तो अभी भी ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही होती है। तो फिर आगे जाके ये बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, पेशेंट जाता है अपने आप को डॉक्टर के अर्पण कर देता है कि अब तुम्हारे हाथ में हमारा जीवन है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने ये चीज लेके आया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स हो, और क्या हो कि एक प्रवेश परीक्षा ली जाए एडमिशन से पहले। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रणाली का डेवलपमेंट किया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब वही है जो हम किस्सा सुना रहे थे अभी, कि भाई कोई एक ऐसा क्षेत्र पीछे ना रह जाए, तो उनको कोटा दे के कोटे से ले आए। व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित कार्यक्रम बनाए जाए तथा इनकी अवलोकन करने वाली संस्थाएं जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि अपनी
अपनी अपनी सब डिसाइड कर ले, रोल अपने डिसाइड कर ले सब, और उसके अकॉर्डिंग चले। शिक्षक शिक्षा सैद्धांतिक के स्थान पर दक्षता और कौशल विकास से संबंधित होनी चाहिए। जो थ्योरेट सिद्धांतिक मतलब जो एक नियम बन गए हैं, सालों से वही परंपरा चली आ रही कि ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसी एजुकेशन, रट्टा मार पढ़ाई कराए चले जा रहे हैं, कहानियां सुनाए चले जा रहे हैं, चाहे उनका कोई एक बेस हो या ना हो साइंटिफिक, लेकिन पढ़ाए चले जा रहे हैं, वो कोई काम में ही नहीं आ रही। तो ऐसा ना किया जाए, उसके आधार, उसके स्थान पर, उसकी जगह इफिशियंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड उनको जो है एजुकेशन दी जाए। ये सारी सिफारिशें कौन सी कमेटी की हैं, किसने दी हैं? किसका नाम पढ़ा था हमने अभी ऊपर? आचार्य 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 राममूर्ति। राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति, इनकी सिफारिशें हैं ये सब। अब आती है एक यशपाल समिति। यशपाल समिति दो बनी थी, एक बनी थी 1993 में और दूसरी बनी थी 2009 में। जो पहली वाली है वो एक्चुअली राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी और दूसरी शिक्षा से संबंधित समिति थी, ये भी याद रखना है आपको। तो जो 2009 में शिक्षा से संबंधित समिति आई, उसकी स्थापना किसने की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। ऑब्जेक्टिव उसका था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित सुझाव देना। क्या विशेषता थी? भारत में सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को समाप्त किया जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, कोई बताएंगे? जो मैम सेमी होती है, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों से मिलके चलती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी उसी को बोलते हैं। सर क्या बता रहे हो? डिस्टेंस मतलब एक एजुकेशन होता है ना मैडम, तो वो नहीं भी नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। कुछ कह रहे हैं कोई? हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब खुद के रूल्स खुद ही बनाती है और खुद ही चलाती है। हाँ एग्जैक्टली, ये आंसर है। कुछ लेकिन ऑटोनॉमस इनके बॉडी भी हुआ ना मैडम वो। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, उन पे इनको माननी पड़ती है बात, गवर्नमेंट की भी, है ना। वहां पे कहीं ना कहीं बाइंडेड होता है, एक क्राइटेरिया दिया रहता है कि इतनी चीजों पे आप अपने नियम कानून बना सकते हो, एक रेशियो रहता है, इतने परसेंटेज और इतने परसेंटेज, ऐसा रहता है। क्योंकि अगर ऐसा खुला छोड़ देंगे तो फिर वो फायदा क्या होगा, वो तो बिल्कुल ही मनमानी करेंगे। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कुछ बंधन एक रहता है हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैडम, कुछ ऑटोनॉमस बॉडी भी होते हैं ना, कुछ यूनिवर्सिटी हाँ, जो खुद का मतलब ऑटोनॉमस बॉडी, कॉलेज भी होते हैं ऑटोनॉमस बॉडी कई, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्वयं बनाते हैं, उनको ऑटोनॉमस कॉलेज भी कहते हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी भी होती हैं। लेकिन ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, इनमें कुछ चीजों में सरकार अपने कहना चाहिए कि रूल्स फॉलो करा सकती है, नियम ही होता है ऐसा, बनाते टाइम ही उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बहुत कम रहता है लेकिन रहता है। उच्च शिक्षा से संबंधित सभी संस्थाओं जैसे यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, शिक्षा व अनुसंधान आयोग आदि को मर्ज करके एक संस्था बनाई जाए जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन रिसर्च कमीशन, जो कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेगा। अब ये जो जितनी संस्थाओं के नाम आपको दिख रहे हैं, यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, शिक्षा व अनुसंधान आयोग, ये सब आपको इन सब की वेबसाइट ओपन करनी है, ये आपका होमवर्क है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये खोलना है, क्योंकि यहाँ क्लास में समझ सकते हैं कि वेबसाइट पे कितनी जानकारी रहती है, तो क्लास में खोल के और बताना हम देखेंगे। मैं हर बार जब भी क्लास लेती हूँ
मैं लाइव दिखाती हूँ, जाके इम्पोर्टेंट चीजें भी बता देती हूँ, कैसे कैसे कहाँ जाना है। लेकिन ये आपका आज का होमवर्क है, इन सब वेबसाइट्स को आपको खोलना है, इनके फंक्शंस कम से कम अबाउट, इनके बारे में होम में अबाउट में जाके देखना है। तो वहां से, या नोट्स में भी है जानकारी सबके बारे में, लेकिन आपको खुद पर्सनली देखेंगे, क्योंकि कई चीजें रोज अपडेशन चलता रहता है, कई कुछ नई पॉलिसी आई है, कुछ नया रूल ऐसा आया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो उसको आप वहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क आप रखना। एनसीटीई, यूजीसी, एआईसीटीई, शिक्षा व अनुसंधान आयोग, कम से कम इतना तो देख ही लीजिएगा, और भी हैं संस्थाएं। तो इसके अध्यक्ष का मुख्य चुनाव आयोग के पद के बराबर होगा, मतलब जो इसका प्रेसिडेंट होगा उसका जो दर्जा है या पद है वो इक्वल किसके होगा, जो मुख्य चुनाव आयोग है, मेन इलेक्शन कमीशन है, उसके बराबर होगा। विश्वविद्यालयों को अन्य नियामकों जैसे कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया आदि के अधिकार क्षेत्र को केवल प्रशासनिक मामलों तक सीमित रखते हुए सभी शैक्षणिक जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सारी शैक्षणिक जिम्मेदारी फिर यही ले लेगा। आईआईटी और आईआईएम को विविधता लाने और पूर्ण यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य करने के लिए अपने दायरे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब हमने देखा ना, बहुत सारे आईआईटीज में भी सारी चीजें चलाई जाने लगी हैं, विविधता लाने। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही फील्ड, एक ही स्ट्रीम का उनमें बोलबाला था, चल रहा था। अब सब चीजों में वो स्टूडेंट को एडमिशन भी देने लगे हैं, मल्टीपल टास्क अब करने लगे हैं वो। ये भी आपको, ये कहाँ से पढ़ना है आपको, आईआईटी कितने हैं अभी, आईआईएम कितने हैं, ये आपको हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जाना है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है हायर एजुकेशन की, वो भी इंग्लिश वाली, दो इसमें मिलेंगी आपको। तो इसमें जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है उस पे जाना है, हिंदी वाली पे नहीं जाना है। हम लाइव भी देखेंगे, लास्ट क्लास जिस दिन रहेगी उसमें हम सारी चीजें लाइव देखने वाली जो रहेंगी, लेकिन अगर बीच में आपको समय मिलता है तो ये सब वेबसाइट खंगाल डालिए आप। अब ये जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1993 में बनी थी, इसने भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात की थी, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया है हमने। प्रत्येक स्तर के बच्चों को बिना बोझ के सिखाने पर बल। अब देख रहे हैं हम बहुत सारी चीजें ऐसे देख रहे हैं कि समिति कब बनी है, बात कब हुई है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हम अब देखते हैं कि अब बात करते हैं डिजिटली मीडियम से पढ़ाने लगे बच्चों को। कई स्कूलों में बस्ते का बोझ नहीं है, सब सामान स्कूल में, फीस तगड़ी लेते हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन बच्चे को बस्ता लेके नहीं जाना पड़ता, वहीं सब कुछ अवेलेबल रहता है। या गवर्नमेंट स्कूल में भी पॉलिसीज बहुत सारी चेंज हुई हैं, तो उसमें क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि आज इन 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, आज इन 2 की पढ़ाई होगी, तो बच्चे को इकट्ठा सारे चारों पांचों सब्जेक्ट लेके नहीं जाना पड़ते जैसे हमको ले जाने पड़ते थे। करके सीखने पर बल, खेल खेल में सिखाना, क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड बेस सिखाना, स्वाधिगम पर ध्यान देना, सेल्फ लर्निंग, किसी ना किसी स्किल पर फोकस करना, कि जिसका इंटरेस्ट जिसमें दिख रहा है उसको उसकी तरफ मोटिवेट करना और उसकी हेल्प करना उसमें। भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति के इतिहास परियोजना, ये इतनी चीजें हैं इसमें, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये जरूर याद रखिएगा। जिसके शॉर्ट फॉर्म लिखवाए हैं उनके फुल फॉर्म याद रखिएगा, दोनों एक साथ सही जोड़े बना लीजिएगा, सारे जितने 5-6 वो बताए थे उनके भी और ये भी। भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति की इतिहास परियोजना, कब इसका गठन हुआ, 1990 में। आईसीपीआर से संबंधित एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के रूप में इसे तैयार किया गया। आईसीपीआर पहले पढ़ा था आपने पीछे? जी मैम। उसी से रिलेटेड है ये। 1997 में एक
ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में इसको तैयार किया गया। अभी क्या कंडीशन है इसकी, यह सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन CSC से संबद्ध है। भारत सरकार ने CSC को PHISPC के वित्त पोषण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। मतलब इसको फंड इसके थ्रू दिया जाएगा, उसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद NCRI, ये क्या है, इसका गठन हुआ ग्रामीण क्षेत्र में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 19 अक्टूबर 1995 में हैदराबाद में किया गया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद भी कहा जाता है। अब हमारी आ गई एजुकेशन पॉलिसीज, ये जो मैं टेबल की बात कर रही थी, और ऐसी ही टेबल में वहां आपसे अपेक्षा करती हूँ बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन, और कौन सी एक बताई थी मैंने, मुस्लिम, मध्यकालीन, मुस्लिम या मध्यकालीन मध्यकालीन, मुस्लिम। उन तीनों की भी आप ऐसे टेबल बना लीजिए, और साथ साथ में तीनों के जो भी एक जैसी चीजें हैं, वैसे मैं एक जो मैंने रिवीजन वाली स्लाइड बनाई है उसमें देख लीजिएगा, उससे आइडिया लेके आप टेबल ऐसी बना लीजिएगा। उसमें मैंने रखी है सब खास खास चीजें, खास खास पॉइंट पे, उन पॉइंट को आप एक साथ ऐसे टेबल में ऐड कर लीजिएगा। तो जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे उस समय आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। क्या थी तीनों एजुकेशन पॉलिसी और कब कब आई? पहली है 1968, हमने देख ही चुके हैं इसको। इसके टाइम पे अध्यक्ष कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी देश की? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये देखो, ये तीनों की हमने फोटो लगा दी है, तीनों एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ये थी पहली में, ये दूसरी के टाइम पर थे, और ये न्यू जो एजुकेशन एकदम लेटेस्ट है उसके समय पे। इसको नई शिक्षा नीति हम 1 कह सकते हैं, 1986 में आई, और ये नई शिक्षा नीति 2 नई सब में लगा हुआ है। इसे पहली शिक्षा नीति भी कहते हैं, सबसे पहले आई इसलिए सबके लिए शिक्षा हो। इसके पहले भी शिक्षा नीति की बात हुई थी ना, लेकिन 1968 के पहले भी किसी इंग्लैंड के जो ब्रिटेन कंपनी का शासन था उसके जनरल के द्वारा सिर्फ बात की गई थी शिक्षा नीति की, ताकि एजुकेशन जो है वो थोड़े से ढंग से आगे बढ़े। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब आई, इसलिए ये पहली क्यों कहा, पहली या नई शिक्षा नीति इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहली जो स्वतंत्र भारत में है, आई तो पहली तो थी, लेकिन इसके पहले भी बात हो चुकी थी, इसलिए इसको नए सिरे से नाम देने के लिए फिर इनके बाद में 1 और 2 लगा दिया। सबके लिए शिक्षा हो, ये इसका क्या था, रिकमेंडेशंस कह सकते हैं हम, कि सबके लिए शिक्षा हो, सब पढ़े लिखे हैं, पूरी हमको लिटरेसी चाहिए। इसमें कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और ICT की भूमिका पर जोर दिया जाए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शिक्षा का पैटर्न कैसा होना चाहिए, 10+2+3। अधिकांश शासकीय योजना में, इसमें शिक्षा का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, इसमें शिक्षा के पैटर्न की कोई बात ही नहीं हुई है, जो उसमें था वही इसमें भी चलता रहा। अधिकांश शासकीय योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा में ICT का उपयोग का क्रियान्वयन आरंभ किया गया। ये सारी चीजें कि नवोदय विद्यालय आ गए, केंद्रीय विद्यालय आ गए, ये सब, और मिड डे मील आया, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब कब आए, जो ये वाली नई शिक्षा नीति फर्स्ट थी 1986 वाली, इसमें ये इतनी सारी चीजें अगर आती हैं किस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है तो आपको ये वाली ध्यान रखना है। शिक्षा का पैटर्न, जो फर्स्ट शिक्षा नीति थी उसमें बताया गया था 10+2+3, जबकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या बताया गया है, 5+3+3+4। फाउंडेशन स्टेज 5+3 ईयर प्री प्राइमरी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इसमें बताई है कि
इसमें रखेंगे 3 साल की, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। प्राइमरी स्टेज में 3rd, 4th, 5th क्लास। मिडिल स्टेज में ये टाइम ड्यूरेशन है ना प्री प्राइमरी का, 3rd, 4th और 5th क्लासेस में आ रही प्राइमरी स्टेज में, और मिडिल स्टेज में आ रही 6th, 7th और 8th क्लास। ये भी 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। इसको 2 भागों में बांट दिया है। 3 इयर्स, ये एज स्टार्ट हो रही है यहाँ से। सेकेंडरी स्टेज है 4 ईयर का ड्यूरेशन, 9th, 10th, 12th और 9th, 10th, 11th, 12th। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहली शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर कैसा हो, त्रिभाषा सूत्र हो। पढ़ा था हमने त्रिभाषा सूत्र, क्या था उसमें, कौन कौन सी भाषाएं थी? इन भाषाओं को सब जगह, जैसे जहाँ पर साउथ इंडियन है तो वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी करना है, और जो हिंदी क्षेत्र है वहाँ पर साउथ इंडियन लैंग्वेज को बताना है। हाँ, ये बात की गई थी, लेकिन त्रिभाषा सूत्र में ये नहीं कहा था। त्रिभाषा सूत्र में तो ये रखा था हिंदी, इंग्लिश और जो भी एक रीजनल लैंग्वेज, उन 3 की बात की गई थी। शिक्षा का पैटर्न सेम एज जो इधर था वही यहाँ पर है शिक्षा का पैटर्न। अब यहाँ पे 14th मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैसा बोल दिया है इन्होंने, एक तो कंपलसरी हो और फ्री हो, ताकि पैसों के कारण कोई ऐसा नहीं कि फिर नहीं आ रहा है, इसलिए कोई शुल्क ना लिया जाए। ये आर्टिकल 45 में, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में ये लाया गया, लिखा हुआ है ऐसा। महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने ये भी देख लिया ऊपर, ऐसा ही ये भी एक था कि मतलब एजुकेशन को लेकर बहुत सारी उठापटक हुई इस मिडिल वाली एजुकेशन पॉलिसी में। यहाँ पर फाउंडेशनल लेवल क्या है, क्रिया आधारित लर्निंग पर बेस्ड है। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी निर्धारित करेगा। एक इसको एजेंसी बना दिया, एनसीईआरटी को, यही सिलेबस डिसाइड करेगा और कोई नहीं करेगा और किसी का माना नहीं जाएगा। और जो फाउंडेशन लेवल है उसमें कैसे होगी लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड होगी, खेल खेल में सिखाएंगे, ब्लॉक बना रहे हैं, पजल दे रहे हैं, ऐसे सिखाएंगे। बच्चों की शाला त्याग समस्या का समाधान हो, मतलब ड्रॉप आउट प्रॉब्लम को दूर किया जाए। वर्तमान शिक्षा मंत्रालय का आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा नीति के 5वें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों पर बल दिया गया। सभी स्तरों से मतलब है पहली से प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, उन सभी लेवल्स पर, सभी स्तरों पर बात की गई। बच्चों का किताबों का बोझ कम कर दिया जाए, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसकी बात हम अभी पहले भी पढ़ के आए हैं। कौन सी समिति ने कही थी? इसमें राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राममूर्ति ने, अभी लास्ट जो हमने समिति पढ़ी थी ना 193 में, ये यशपाल, ये वाली है ना, यशपाल समिति। राष्ट्रीय सलाहकार समिति से रिलेटेड जो यशपाल समिति थी उसमें ये बात कही गई थी 1993 वाली में, और उसी को लेके आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि बच्चों का किताबों का बोझ कम किया जाए, शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले व उन्हें, यानी टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है इसमें, पूर्व माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करके और उसके स्तर को उठाने पर बल दिया गया। अब इसमें किसके सुधार की, जब सुधार की बात हो रही है तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की बात कर रही है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, टीचर का जो तरीका है उसमें सुधार किया जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं सिलेबस में सुधार किया जाए, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इस स्तर के बच्चे सामान्य
विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि पढ़ें। अब किसी को नहीं आ रही है अंग्रेजी, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, मार मार के पढ़ा रहे हैं, नहीं आ रही है और मारा, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेज बनना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन हटा दिया यहाँ से प्राइमरी लेवल पे। मिडिल लेवल पे क्या बोला है, कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग करना सिखाया जाए। कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, लैंग्वेज सिखाई जाए। लैंग्वेज कौन सी, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज। अभी से कोडिंग सिखा रहे हैं, 6वीं से सिखा देंगे तो 12वीं तक तो क्या बन जाएगा बच्चा, खुद ही कंप्यूटर बन जाएगा। माइंड कितना तेज हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट वाली बात है, इंटरेस्ट अगर बच्चा कमजोर होगा, जो अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा, तो वो दूसरी चीजें क्या सीखेगा। संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली हो, अर्थात राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालय, यहाँ पे बात हुई एक जैसी एजुकेशन प्रणाली हो, मतलब कि एक टाइम डिसाइड किया कि जुलाई से स्कूल खुलेंगे और जून तक चलेंगे, अगली जुलाई तक 1 साल का सत्र चलेगा, बीच में मतलब फिर परीक्षाएं होंगी, मतलब 3 त्रैमासिक और 6 मासिक परीक्षाएं बीच बीच में होंगी, फिर वार्षिक परीक्षाएं होंगी। तो ऐसा सारे देश में, पूरे इंडिया में ऐसा ही हो। ऐसा नहीं कि किसी राज्य में तो कुछ पैटर्न चल रहा है, किसी राज्य में कुछ। अगर ट्रांसफर होता है जॉब के लिए, लोग इधर से उधर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है। एजुकेशन जिनकी चल रही है स्कूल में जो है, इधर से जाके दूसरी जगह समझ में ही नहीं आता उनको कुछ। इसलिए ये बात कही गई कि पूरे देश में राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली होना चाहिए। विश्वविद्यालय और कुछ कॉलेजों को स्वायत्तता दी जाए, ये यहीं से कंसेप्ट आया, तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सकेंगे। कक्षा 6 से ही बच्चों को, ये हमने पढ़ लिया है। विश्वविद्यालय में शोध स्तर में सुधार व मजबूती लाई जानी चाहिए, कि रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाए। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था कर उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। जैसे यहाँ ऊपर बात कर दी इन्होंने कि कॉलेज को स्वायत्तता दे दी जाए, ऐसे ही और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी क्या करें कि कुछ पावर दें अपने नीचे की जो संस्थाएं हैं, जैसे प्रिंसिपल को ही कुछ राइट्स दे दिए कि वो डिसीजन ले सके। अभी क्या हो रहा है, ऊपर से ही सब ऑर्डर आ रहे हैं और वो बस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहां की कंडीशन उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तब क्या करेगा, जबरदस्ती के आदेश मान रहे हैं, इसलिए कि वहां भाई जैसा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो चीज वहां प्रैक्टिकली हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए ये डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, उसकी बात की है यहाँ पे। कक्षा 6 से ही बच्चा अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप जो कॉलेज लेवल में हो रही है आज की डेट में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि वो क्लास 6 से ही बच्चा कर सकता है। विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। गैर औपचारिक शिक्षा का नेटवर्क पेश किया जाए। एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि जो फॉर्मल एजुकेशन से अलग हो। जैसे पॉलिटेक्निक एजुकेशन होती है, बच्चे उसमें कोई कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर की पढ़ाई वहां से करता है, डिप्लोमा कर लेता है 1 साल का, या कोई होम साइंस में अच्छा है तो वो उससे रिलेटेड कोर्स कर लेता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये स्किल बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। तो इन सब का एक नेटवर्क जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आ रही है एक, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, सुना है आप लोगों ने उसके बारे में? जी मैम। होता है ना उसमें
कि जी अलग मैम। अलग टाइप के कोर्स कराए जाते हैं, 3 महीने का, 1 महीने का। तो ये वही है, गैर औपचारिक शिक्षा नेटवर्क पेश किया। ये बात हुई बीच वाली एजुकेशन पॉलिसी में, और उसको इम्प्लीमेंट अभी किया गया है। चीजें पॉलिसीज बनती हैं, कागजों में रह जाती हैं, जो क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, बहुत सोच विचार करके, बहुत अपना समय देके, सर्वेक्षण करके, माइंड लगा के अपना अच्छी चीज लेके आता है। लेकिन कहते हैं ना, पॉलिटिक्स के खेल में चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं, सिर्फ कागजों में दर्ज। लेकिन जब पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छे व्यक्ति आ जाते हैं तो फिर चीजें इम्प्लीकेशन भी उनका हो जाता है। बच्चों को किसी एक विषय का डीप नॉलेज दिया जाए, किसी भी एक, जिसमें वो, हम कहते हैं ना, जैसे हम पीएचडी करते हैं अभी जाके कितने टाइम के बाद, कि भाई आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है, वो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में ही बात हो गई है। विज्ञान और गणित शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए, ताकि हम दूसरे देशों से आगे बढ़ सकें, उनकी कम से कम बराबरी कर सकें। छात्राओं को कितनी अलग है यहाँ पे सोच, जो प्राथमिक पहली एजुकेशन पॉलिसी थी और जो अभी की एजुकेशन पॉलिसी है। ये आप समझ रहे होंगे अभी तक के पॉइंट्स देख के कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती किसी भी बात की नहीं है। भाई वो जो एक मूवी थी ना, 3 इडियट, उसमें था ना कि भाई मार मार के ही पढ़ाया जा रहा था कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या नहीं, उसे वो चीज आती है कि नहीं आती है, लेकिन सबको इंजीनियर बनाना है, सबको डॉक्टर बनाना है, भेज दिया कॉलेज में जबरदस्ती। वैसा नहीं, यहाँ पे फ्री माइंड रह के अपनी पढ़ाई करो, जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, बस पढ़ लो। इसमें छात्राओं को आवास उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे बात हुई फंड की। गैर सरकारी संगठनों को देश की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी क्या हो रहा है, फंड से ही, फंड के कारण ये कंसेप्ट आया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे बात की जाए, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो दान कर दें। अनुदान का मतलब क्या होता है? सेमेस्टर सिस्टम द्वारा मूल्यांकन किया जा सके। 360 डिग्री असेसमेंट मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया जाए। ये क्या है 360 असेसमेंट? कहीं सुना है इसके बारे में, कुछ पढ़ा है? ये मैडम तो सुना नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर असेसमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे 8 आवर्स आप काम करते हैं तो उसका असेसमेंट एज पर आवर वो आपको कंटिन्यूअस पैरेलल सीरीज में होना चाहिए। सारी रिपोर्ट डे पर डे आपको भेजना है। जो मतलब 360 नहीं बता सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट में अभी है 3-4 साल से। ठीक ठीक सुना है। इसमें बस ये ऐड करना है हमको कि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे का असेसमेंट हो रहा है, मान लो आप ही अभी 4-5 लोग जितने भी हो क्लास में, इसमें मैं तो आपको असेस्ट करूंगी ही एज ए टीचर, लेकिन आपके सौरभ जी भी हैं, पूजा जी हैं, या जो भी आपके साथ क्लास में अभी हैं अवेलेबल, प्रियंका जी हैं, वो भी आपको देखेंगे, वो भी असेस्ट करेंगे। ये हो गया यहाँ पे 360 असेसमेंट, कि जितने बच्चे हैं वो हर एक बच्चे का असेसमेंट करेंगे, उसको भी ऐड किया जाएगा, वो जो मार्क्स दे रहे हैं उसको भी ऐड किया जाएगा। ये है यहाँ पे 360 डिग्री का असेसमेंट। सभी लोग मिलके, मतलब सब सबका कर रहे हैं, ऐसा है ये। शिक्षा एक उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के 11वें भाग में इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धि को स्वीकार किया गया तथा यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा पर 6% का प्रावधान करेगी। साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहन करने का प्रयत्न किया जाएगा। यहाँ भी पैसों की बात हो रही है कि सरकार तो कितना लगाएगी, 6% लगाएगी, प्लस जितनी जरूरत होगी उसके लिए कहाँ जाएगी, लोगों से ही सहायता मांगेगी, प्रोत्साहित करेगी लोगों को। इस शिक्षा नीति के 5वें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया और
पूर्व प्राथमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने और उसके स्तर को उठाने पर बल दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन कॉमन एटीट्यूड टेस्ट शुड बी अप्लाई, अर्थात 12 में अगर किसी स्टूडेंट मतलब 12th क्लास में अगर किसी स्टूडेंट के कम नंबर आते हैं तो वो क्या करेगा, इस टेस्ट व 12 के अंकों को मिलाकर मनवांछित संस्था में प्रवेश संभव होगा। यानी कि उसके 12वीं में मान लो कम नंबर आए तो एक ये एग्जाम होगा, ये हायर एजुकेशन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक टेस्ट होगा। तो इसके नंबर और इसके नंबर मिला के, दोनों के मिला के वो क्या कर सकता है, उसको जहां एडमिशन चाहिए वहां एडमिशन ले सकता है। ये एक कंसेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में इसके परिणामों की क्या होगी, समीक्षा की जाएगी। हर 5 वर्षों में इस पे बात होगी। क्या इसको मतलब जो इस पर्पस से हम इसको लेके आए थे वो उस पे खरी उतरी कि नहीं उतरी। अगर हमने रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर दिया तो मान लिया तो वो चीजें सार्थक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या कमियां रह जा रही हैं, इन सब बातों का ध्यान, इन सब पे चर्चा करने के लिए क्या होगी, हर 5 वर्षों में एक बार देखा जाएगा इन सब चीजों को। बहुत अधिक सफल नहीं रही है शिक्षा नीति, ये इसका क्या था, नेगेटिव पॉइंट है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस स्तर पर बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया जाएगा। आंगनबाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा इस समय ध्यान दिया गया। और क्या चीजें हैं इनमें, अब ये तो हो गई सफल नहीं रही, सबसे पहले थी, सबसे छोटी कम चीजें इसके पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट थे। इसमें क्या है, 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं, ये कंसेप्ट आया था इसमें। और ऐसा है भी आज की डेट में कि हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल मिलता है, प्राइमरी स्कूल तो है ही है। 10% बच्चों को 1990 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं, ये टारगेट डिसाइड किया गया है। इसमें कोई ईयर नहीं है और यहाँ पे बचे हुए हो गया या तो छूट गया शायद, यहाँ पे 90% के लिए रखा है। अच्छा नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा है। 90% के लिए मतलब पहले एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे इनको स्कूल मिले, उसमें से भी 10% के लिए डिसाइड कर दिया है कि इनको 1990 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं। 1995 तक 11 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को भी हायर एजुकेशन शिक्षा उपलब्ध हो, अर्थात प्राथमिक विद्यालय की दशा में सुधार हो। पहले प्राइमरी पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। पहले ड्रॉप आउट खत्म करेंगे ताकि वो आगे बढ़े, फिर उनको भी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट को खत्म करें। शैक्षिक विकास की समीक्षा करने और शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों के निर्धारण में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो मिडिल वाली एजुकेशन पॉलिसी है इम्पोर्टेंट रोल रखता है, उससे रिलेटेड है। अगर बच्चे को किसी कारण से कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। 1 वर्ष में अगर छोड़ता है तो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, 2nd ईयर में अगर छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3rd ईयर में अगर छोड़ेगा तो डिग्री के साथ रिसर्च का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया। किसी भी कारण से अगर आप छोड़ रहे हो अपनी पढ़ाई, ड्रॉप आउट हो रहा है स्कूल एवं अब मतलब किसी कारण से आप बीच में छोड़ रहे हो सकता है इस उम्मीद से कि भाई आप अपनी पढ़ाई कभी फिर दोबारा जारी करो,
तो जहाँ छूटी थी वहीं से आप दोबारा शुरू कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में। जहाँ थे वहां नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह जाके भी आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। पहले ही बस स्कूल में था, अब ये कॉलेज में भी कर दिया। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर संस्कृत भाषा के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाएगा। संस्कृत की बात पहली बार हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेंगी। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर बच्चे दोबारा प्रयास कर सकते हैं। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, ABC। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बैंक की ही तरह काम कर रहा है। ये जो दिया है ना हमने कि अगर 1 वर्ष में बच्चा छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब आपका ABC एक ऑनलाइन डिजिटल बैंक बन गया है आपके एजुकेशनल पूरी कमाई को रखने के लिए। उसमें कुछ क्रेडिट है इसका डिसाइड, आपने यहाँ छोड़ी ये क्रेडिट, या पढ़ भी रहे हो तो भी वो क्रेडिट बैंक में जमा होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। जहां भी आप छोड़ोगे उतना आपका हो गया, जहां तक आपने पढ़ाई करी उतना आपका बैंक में जमा हो गया। ABC इसको बोलते हैं। ABC से भी आ सकता है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। किस एजुकेशन पॉलिसी में आया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट्स को जोड़ा जा सकेगा। फाइनल डिग्री का मतलब ये है कि जो भी आपकी एकदम फाइनल हो, लास्ट की, उस डिग्री में इनको जोड़ा जा सकता है। आप अभी यही पढ़ाई करी आपने, यही फाइनल है, इसमें ये सब जुड़ गए। इसके बाद आपने कुछ और कर लिया तो ये वाले सब इसमें जुड़ जाएंगे, लास्ट वाले। क्लियर है इतना सभी को? इसकी कुछ चीजें और बची हैं थोड़ी सी, ये और देख लेते हैं। सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट सब में एक जैसे रूल चलेंगे। अभी प्राइवेट अपनी मनमानी करते थे, अब नहीं होगा, अब एक जैसे रूल रहेंगे। सभी यूनिवर्सिटी हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग नहीं होंगे, अब सब अलग अलग अपने कॉलेज वाले ले रहे थे, वो खत्म, अब सबके लिए एक होगी। अभी आपने इसमें भी देख लिया ना एक कितना बड़ा सुधार हुआ है। हमारा नेट JRF में ही PhD के लिए भी दे दिया अब उन्होंने। नहीं तो PhD के लिए परेशान होते थे एडमिशन के लिए कि सब अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। ये वही चीज है कि एक ही परीक्षा होगी, नेट JRF की आप दोगे, उसी में अगर आप PhD हो गए तो PhD कहलाओगे, नेट निकल गया तो नेट, और JRF निकल गया तो JRF। रिजल्ट आपका एग्जाम एक ही रहेगा, उसी रिजल्ट में आपकी सारी क्वालिफिकेशंस रहेंगी। 2020 तक अध्यापन के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड B.Ed की डिग्री जरूर की जाएगी। B.Ed कितना कर दिया इन्होंने? 4 वर्षों का। इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देंगे। जो रिटायर्ड है, फ्री है आपके पास टाइम, क्या करोगे आप? उनका भी टाइम पास नहीं होता है। रिटायर्ड जो लोग हमेशा जॉब करते रहे हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद उन्हें मतलब घर में रहना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये कितनी बड़ी अच्छी चीज है कि वो इनको सहयोग भी देंगे और उनका खुद का भी होगा, कहीं ना कहीं वो इंगेज रहेंगे, मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। शिक्षण संस्थानों के लिए फीस निर्धारण हेतु मानक तैयार होगा। इसके अंतर्गत निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में, फंड का ही होता है। इसीलिए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाए ही जाते हैं, वो तो अपने एक कहना चाहिए पैसे कमाने का ही जरिया होता है। वो बिजनेस पर्पज से ही होते हैं। जो संस्थापक होता है जरूरी नहीं है कि वो टीचर हो, वो बिजनेसमैन होते हैं। कई बिजनेसमैन के यहाँ पे अपने देश में ही हम देख लें स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, तो वो एक व्यवसाय की दृष्टि से बनाते हैं, तो फीस भी वो उसी हिसाब से लागू करते हैं। ये मुख्य अंतर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का। लेकिन ऊपर दूसरी चीजों में हमने पढ़ा था कि नियम कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, निजी हो चाहे प्राइवेट हो। आप फीस का कर लोगे, लेकिन फीस में भी एक मानक यानी स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको
जो है आपकी फीस रखनी पड़ेगी, उससे अलग नहीं रख सकते आप। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा थे। आज हमने तीनों एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ ली यहाँ पर। क्लियर है? इनमें कहीं